हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले इंग्लिश का मॉक टेस्ट नंबर 13। ठीक है, इसके अंदर हम लोग करेंगे बहुत ही तगड़ा वाला क्वेश्चंस। ठीक है, जो आपके एग्जाम में ऑलमोस्ट सारे ये प्रीवियस ईयर के हैं, पैसेज को छोड़ के। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगा। रीजन है, बीच में हमने गैप कर दिया था मॉक टेस्ट को, और अभी ये गैप नहीं रहेगा। ठीक है, बाकी अगर किसी को बेसिक से प्रिपरेशन करनी है तो वो बच्चा स्पेस वॉरियर 2.0 बैच के अंदर इनरोल होकर प्रिपरेशन करो। हम लोग इसमें बैच खत्म करने में बिजी थे। ठीक है, बैचेस के अंदर मैं बहुत ही तेजी से क्लासेस अपलोड कर रहा था, जिसकी वजह से मैं यूट्यूब पे थोड़ा स्लो हो गया था। ठीक है, क्योंकि पेड बैचेस के अंदर जो है ना, हम कोशिश करते हैं कि बच्चों ने जितने पैसे दिए हैं हम उनको बेस्ट से बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करें, और हमारा अगला टारगेट है बैच के अंदर ढेर सारे क्वेश्चंस को प्रोवाइड करने का। ऑलमोस्ट 100 पैसेज के क्वेश्चंस को प्रोवाइड करने का। इसके अंदर बहुत सारे फिक्स प्रिपोजिशन प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों को प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग बैचेस के अंदर, चाहे वो इंग्लिश का सेक्शन हो चाहे रागा का सेक्शन। इसके अंदर मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, पेड पीडीएफ भी मिलेंगे एंड रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी 1 साल की वैलिडिटी के साथ, जस्ट 633 रुपीज़ के अंदर। तो जो बच्चा A to Z स्टडी आपको डाउनलोड करके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस बैच को ज्वाइन करना चाहता है अभी ज्वाइन कर लो, प्रिपरेशन को शुरू कर लो। अगर किसी को इंक्वायरी चाहिए बैच से रिलेटेड तो व्हाट्सअप करके पूछ लो, हमारी टीम मेंबर आपको हेल्प करेगी 7279047787 पे। अगर किसी को सिर्फ इंग्लिश की बैच चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, सिर्फ इंग्लिश की भी अलग से। अभी आ जाओ, हम लोग अभी बात करेंगे इफेमरल का। एंटोनिम पूछ रहा है आपसे। ठीक है भाई, बहुत सही। इफेमरल का आपसे ना एंटोनिम पूछ रहा है, तो इफेमरल का मतलब तो पता होना चाहिए ना। इसका मतलब होता है क्षणिक। बोलोगे ये क्या चीज होता है सर? क्षणिक। क्षणिक का मतलब होता है ना अ वेरी शॉर्ट टाइम। क्या होता है? वेरी शॉर्ट टाइम, जो बहुत ही कम टाइम के लिए हो। तो बोलोगे बहुत सही है, ऐसा क्या है जो बहुत कम टाइम के लिए होता है? तो बहुत सारी चीजें हैं जो टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया कि इसका उल्टा क्या हो जाएगा? तो बोलोगे हाँ सर, इसका उल्टा हो जाएगा हमारा परमानेंट, बिकॉज जो चीजें क्षणिक है उसका उल्टा क्या है? हमेशा के लिए। आगे आ जाओ, फिर कहोगे सैगासियस। सैगासियस का मतलब होता है बुद्धिमता। बुद्धिमता, जिसके पास बुद्धि है, दिमाग है। ठीक है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? पगला, बेवकूफ, फुल्लिस, मूर्ख। ठीक है भाई, चलो बाकी वाइज, इंटेलिजेंट एंड प्रूडेंट, इसके क्या है? सिनोनिम्स है। चलो आगे कह रहा है आपसे वैक्स। वैक्स का पूछ रहा है आपसे क्या? तंग करना। ठीक है, तंग करना आपसे हिंदी होता है, इसका सिनोनिम पूछा गया है। तो परेशान करना, तंग करना, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? बताओ आप। एनोइड। एनोइड का मतलब भी होता है तंग करना। ठीक है, चलो ये सब तो इजी थे। इम्पेचुअस का बताओ, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही कर पाते हैं। इम्पेचुअस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लापरवाह। ठीक है, जो चीजों को अच्छे से ध्यान ना दे, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? रेकलेस। रेकलेस है, लापरवाह है। ठीक है, चलो आगे कह रहे हैं एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अ पर्सन हु बिलीव्स इन फेट, एक ऐसा इंसान जो अपने फेट में बिलीव करता हो। फेट बोले तो भाग्य में। ठीक है, फेट बोले तो भाग्य। अपने क्या कहता है, हर चीज को भाग्य के भरोसे छोड़ देता है। चलो ठीक है, जो किस्मत में होगा वो होगा। उसको कहते हैं फैटलिस्ट। मतलब होता है क्या? भाग्यवादी। एक ऐसा इंसान जो हर चीज भाग्य के भरोसे छोड़ दे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अ पर्सन और अ पीस। ठीक है, ऑफ राइटिंग दैट प्रेजेस। एक ऐसा, सॉरी पर्सन नहीं है, अ स्पीच और पीसेस। ठीक है, एक ऐसा स्पीच या फिर कोई ऐसा पीस जिसमें ये लिखा हो, सिर्फ प्रशंसा की गई हो किसी की। ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग प्रशंसा पत्र। प्रशंसा पत्र। ठीक है, जिसका मतलब होता है यूलॉजी। याद रहेगा। चलो आगे कह रहा है एक सेंटेंस है जिसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है। नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट इन द क्लासरूम। अब बताओ भाई क्या हो जाएगा इसका? ना तो मास्टर साहब है, ना ही बच्चा सब है स्कूल के अंदर, क्लासरूम के अंदर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक रूल मैं आपको पढ़ाता हूँ। नाइदर के साथ बोलोगे कंजक्शन नॉर लगता है, बोलोगे हाँ सर ये पढ़ा क्यों रहा हूं? सबको पता है। मैं बोलूंगा इधर के साथ क्या लगता है भाई? और लगता है। ठीक है, बोलोगे ये भी क्यों पढ़ा रहे हो? हमको भी पता है। मैं बोलूंगा एक होता है और एक होता है नॉर। ये चार चीजों को याद रखना, मैं जो बता रहा हूं आपको। इन चार चीजों में ना वर्ब कैसे यूज होता है? नियरेस्ट। ठीक है, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग।
ठीक है, कैसे होता है भाई, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बोलोगे क्या बोले तो, अब देखो क्या है, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वाज, ये वर्ब है आपका ना, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है हमारा, क्या है भाई, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या है, प्रेजेंट, ये हमारा मेन वर्ब है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, हमारा प्रेजेंट से कोई मतलब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब पे जाओ। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो वाज के नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, दो सब्जेक्ट है, द टीचर सब्जेक्ट वन, द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट टू। तो हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट टू। अब ये जो सब्जेक्ट टू द स्टूडेंट्स है वो कैसा है, प्लूरल है ना, स्टूडेंट्स प्लूरल है। द टीचर कैसा है, सिंगुलर है। तो हमने यहाँ पे वॉच द टीचर के लिए नहीं किया है, द स्टूडेंट्स के लिए किया है, क्योंकि हमारा रूल कहता है नीदर नॉर, इधर और नॉर या फिर और सेंटेंस में रहे। तो सब्जेक्ट या फिर हेल्पिंग वर्ब जो है नियरेस्ट सब्जेक्ट, नजदीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेगा, और इसके नजदीक में प्लूरल सब्जेक्ट है द स्टूडेंट्स। तो हमारा वाज के जगह पे क्या होगा बच्चा, वर होगा ना ये। तो कहां पे एरर है, सी के अंदर एरर है। ठीक है भाई, चलो अगला कह रहा आपसे, आई डोंट नो वेयर डज सी लिव। ठीक है, बहुत सही। अब देखो इसके अंदर क्या कह रहा है कि मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ रहती है। ठीक है भाई, चलो बहुत अच्छे, नहीं पता, अच्छे हो, शरीफ हो, किसी के पीछे नहीं रहते हो आप, ठीक है। लेकिन भाई किसी के पीछे नहीं रहते हो तो किसी के आगे भी उल्टा सीधा मत करो ना। क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस के आगे क्या गलती की गई है। अब क्या इसके अंदर देखो क्या क्वेश्चन मार्क है, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है इसके बाद देखो फुल स्टॉप है, दिख रहा है ऐसे, यहाँ पे फुल स्टॉप है। तो जब ये फुल स्टॉप है तो ये जो हमारा WH वर्ड है, क्वेश्चन वाला वर्ड है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब कैसे निकल गया। अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सुनो, हाउ आर यू, तो आप क्या कहोगे, सवाल पूछा है, क्वेश्चन मार्क मार दो इसके बाद। मैं बोलूं व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो आप बोलोगे छोटा सवाल पूछ रहा, फिर क्वेश्चन मार्क मारो, ठीक है। मैं जब पूछता हूं आपसे कोई सवाल, अगर ये क्वेश्चन मार्क है, तब ना WH वर्ड जितने भी होते हैं, WH वर्ड्स का मतलब क्या हो गया, हाउ, व्हेन, वर, ठीक है, वेयर, व्हाट, और क्या क्या कह सकते हैं, और भी होते हैं ना, हाउ हो गया, व्हेन हो गया, वर हो गया, व्हाट, हु, ये सभी चीजें क्या है, ETC मानो ना, ये WH वर्ड है जिससे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। व्हाट भी हो गया, हमने लिखा है। तो इनके जस्ट बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाए, एक्सिलरी वर्ब आ जाए, ठीक है, इनके बाद अगर एक्सिलरी वर्ब आ जाए तो इसका मतलब क्या है, सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन इसमें फुल स्टॉप नहीं है तो बोलोगे ठीक है सर इसमें क्वेश्चन मार्क कर दो। अरे बात आपसे एग्जाम में थोड़ी, आपसे कहा थोड़ी है कि इसके अंदर पंक्चुएशन मार्क्स को तुम सुधारो, नहीं ना, इसमें एरर पूछा गया सेंटेंस में, तो आपको क्वेश्चन मार्क नहीं सुधारना है, ठीक है। आपको क्या करना है, कहा गया भाई, एक्चुअली मैं ना इसको मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ मिट गया। अब देखो क्या कह रहा है, आपको क्या करना है, वर डज है ना यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, वर सी लिप्स करना है, ठीक है। क्यों, मैं बताता हूँ इसका पीछे। अब मैं जब भी बोलता हूं ना कि देखो ये WH है, अगर फुल स्टॉप करोगे, फुल स्टॉप करोगे तो क्या चीजें समझ में आएंगी, तो फुल स्टॉप करने से समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन क्या है, असर्टिव सेंटेंसेस में कोई भी क्वेश्चन नहीं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, कोई भी चीज सवाल नहीं पूछा गया है। जब आपसे सवाल नहीं पूछा गया है तो फिर क्या करोगे, तो फिर इस सवाल को, हेल्पिंग वर्ब को यूज ही मत करो। जब डज हटाओगे आप, तो भाई ये डज आया इसीलिए ये लिव आया है ना, V1 आया है, जैसे ही डज हटाओगे ये V5 हो जाएगा ड्यू टू सी। सी क्या है हमारा, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या होता है, सिंगुलर वर्ब, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिव्स होगा, V5 यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो हमने लिखा भी होगा इसके अंदर, वेयर सी लिव्स, ठीक है। एक्चुअली अब मिटाने की इसकी कोशिश कर रहे हैं, ये मिट नहीं पा रहा है, ठीक है। हाँ ये काम कर रहा है, मैं इन सब चीजों को मिटा देता हूँ, रुको, क्योंकि इसके रूल्स को हमने साइड में लिख दिया, चीजों को आपको समझना होगा, इतने से समझ गए हो। मिस स्पेल्ड वर्ड खोज रहा है इसके अंदर, ऑक्यूरेंस, एम्बेरसमेंट, ऑक्यूरेंस, एकोमोडेशन, इसके अंदर क्या है भाई, दो चीजें एक जैसी है, इनमें कोई दिक्कत है। देखो ऑक्यूरेंस में RA नहीं होता है, डबल R के बाद क्या होता है, E ही होता है, तो हमारा C वाला क्वेश्चन में एरर है ये, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि इसका सही स्पेलिंग A के अंदर दे रखा गया है, ठीक है। ऑक्यूरेंस, आगे आ जाओ।
कह रहा ही इज इंग्रोस्ड। इंग्रोस्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज में लीन होना। डैश हिज न्यू प्रोजेक्ट एंड हैज लिटिल टाइम फॉर एनीथिंग एल्स। ठीक है भाई, अब देखो क्या कह रहा है, वो अपने प्रोजेक्ट में इतना लीन है कि उसके पास किसी और चीज को करने के लिए टाइम ही नहीं है थोड़ा सा भी। बहुत सही, ठीक है, टाइम नहीं है। तो इंग्रोस के बाद फिर फिक्स प्रीपोजिशन इन आता है, याद रखना। हालांकि पता है मैं आपको एक फिक्स प्रीपोजिशन की क्लास लेके आ रहा हूं जहां पे मैं 200 प्लस फिक्स प्रीपोजिशन कराऊंगा। बोलोगे कहां पे? ए टू जेड स्टडी पे नहीं, इंग्लिश सेगमेंट वाले चैनल पे, इंग्लिश सेगमेंट वाले चैनल पे, जहां पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया सिनोनिम की। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, ताकि जब भी उसमें मैं वीडियो अपलोड करूंगा फ्री टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। कह रहा फिल इन द ब्लैंक्स, द ऑथर्स न्यू बुक वाज रिव्यूड। ठीक है, रिव्यू किया गया एज डैश मोस्ट कैप्टिवेटिंग नोवेल ऑफ द ईयर। कैप्टिवेटिंग का मतलब होता है आकर्षक, अट्रैक्टिव। ठीक है, अपने ओर आकर्षित करने वाला। अब भाई देखो यहाँ पे मोस्ट आया है, डेट इज सुपरलेटिव डिग्री, तो यहाँ पे क्या होगा, द आर्टिकल होगा ना। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द यूज होता है, आपने पढ़ा होगा जिंदगी में, आर्टिकल नामक चैप्टर में। कह रहा है इफ आई डैश नोन अबाउट द इवेंट आई वुड हैव अटेंडेड इट। ठीक है, अब जो मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंसेस के रूल पढ़ाए हैं उसमें क्या पढ़ा है, अगर इफ क्लॉज के बाद और ये दूसरा जो क्लॉज है उसमें, ये देखो ना ये क्या है, अगर यहाँ पे फिल करने के लिए बोल रहा है तो यहाँ पे देखो क्या है, अगर यहाँ पे ऑलरेडी फिल इन द ब्लैंक्स है तो यहाँ देखो क्या है। अब बोलोगे यहाँ पे वुड हैव है, तो यहाँ पे क्या पढ़े हो, सब इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 अगर है तो सेकंड वाले में सब्जेक्ट के बाद वुड हैव लगेगा, वुड हैव प्लस V3। अब देखना हैड के साथ V3 होगा तभी वुड के साथ हैव प्लस V3 होगा। अगर हैड के साथ V3 नहीं है, कोई शब्द ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब वुड के बाद यहाँ पे V1 होगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूं इफ आई हैड अ कार, तो आई हैड अ कार तो नाउन हो जाता है ना। ठीक है, हैड के बाद, तो यहाँ पे वुड के साथ हैव नहीं लगेगा। लेकिन हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है लाइक नोन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्या होगा, वुड हैव अटेंडेड, तो भाई यहाँ पे ऑलरेडी नोन है तो नो न्यू का यूज नहीं करने का। ठीक है, हमने एक चीज देखो ऑप्शन में मिस्टेक किया, मेरे को नॉन भी हटा देना चाहिए था। ठीक है, मान लो यहाँ पे नोन भी नहीं है, अब क्या फिर करें, बिकॉज देखो जब नोन भी नहीं है तो फिर क्या कर सकते थे, हमारे पास चारों ऑप्शन खुल जाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करोगे, इफ आई नो या फिर न्यू या फिर आई हैव नोन या फिर आई हैड नोन। देखो पहली बात तो हैव क्यों नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे वुड पास्ट का टेंस है। ठीक है, अब वुड के साथ हैव लगाना कंपलसरी, बिकॉज किसी भी मॉडल के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हैड नहीं लगा सकते, वाज वर्ड नहीं लगा सकते, तो मेरे को हैव लगाना कंपलसरी है। हैज भी नहीं लगा सकते हैं, B5 होता है हैज। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे हैव का तो कंपल्सन है ड्यू टू वुड। ठीक है, तो हम यहाँ पे हैव यूज नहीं कर सकते, खुद से समझ जाओ। जब हैव यहाँ पे नहीं कर रहे और पास्ट का चीज है तो यहाँ पे नो भी यूज नहीं करेंगे, नो तो प्रेजेंट में यूज करते हैं। अब बचा न्यू या फिर हैड नोन। अगर हम न्यू यूज करते ना तो यहाँ पे वुड के साथ V1 हो जाता, पास्ट इंडिफिनिट अगर यहाँ पे यूज करेंगे। लेकिन वुड के साथ हैव प्लस V3 है, तो उसका मतलब हैड प्लस V3 करना कंपल्सरी है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस मैंने पढ़ाए हैं आपको। आगे देखो, कह रहा है कन्वर्ट द सेंटेंस टू पैसिव वॉइस। इसमें कह रहा है दे आर कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू हाईवे नियर द सिटी। अब न्यू हाईवे हमारा ऑब्जेक्ट है, इनको सब्जेक्ट बनाओगे, अ न्यू हाईवे। अब देखो टेंस क्या है, आर कंस्ट्रक्टेड, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दोगे, प्लस इज एम आर के साथ बिग यूज करते हैं, बिग के बाद V3 यूज करते हैं। बिग यूज हुआ सिर्फ ए के अंदर इज के साथ, ये हमारा सही आंसर है, बाकी किसी में नहीं है वो चीज। 14 नंबर कह रहा है ही सेड आई विल गो टू द पार्टी इफ आई फिनिश माई वर्क। अब भाई सेड पास्ट है तो विल का वुड हो जाएगा, फिनिश का फिनिश्ड हो जाएगा, सिंपल सा फंडा है। तो विल का विल नहीं छोड़ सकते, डी में भी विल का विल नहीं छोड़ सकते। अब देखो बी में एंड सी में वुड वुड है, लेकिन देखो फिनिश का बी के अंदर फिनिशेज है, दैट इज इनकरेक्ट। मेरे को पास्ट में ले जाना है तो फिनिश का क्या हो जाएगा, फिनिश्ड, ऑप्शन सी के अंदर है। मैं पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ सकता, मेरे पास टाइम की कमी है एग्जाम में, तो फिर इस तरीके से बनाओ, टाइम की कमी है तो फ्रीक्वेंटली बनाओगे। इम्प्रोवाइज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्या कह सकते हैं हम इसको, आपने एक वर्ड सुना होगा एक्सटेम्पर। ठीक है, एक्सटेम्पर का मतलब होता है ना बिना किसी प्रिपरेशन के, उसी अर्थ में इसको यूज करते हैं इम्प्रोवाइज का। ठीक है, ओके, तो बिना तैयारी के, बिना किसी पहले से कोई प्रिपोजिशन नहीं है, तो इसका नाउन पूछ रहा है।
तो नाउन मैंने बोला ना जनरली लास्ट में TION दिख रहा है, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, एग्जाम में बहुत कम आएगा, लाइटली ले लेते हो इस सब चीजों को और बाद में एग्जाम में बाद रोते हो। अगर किसी वर्ड के एंड में TION लिखा है तो समझ लेना वो नाउन है, ठीक है। चलो, प्रिपरेशन TION है, इम्प्रोविजेशन, ठीक है, ये सभी चीजों के लास्ट में है। ऐसे बहुत सारे वर्ड है जिसके एंड में आपको TION लगता है, वो नाउन ही रहते हैं, ठीक है। अच्छा, पैसेज बाकी है, मेरे को लगा खत्म हो गया, ठीक है। देखो पैसेज मैं आज की चाहता हूं आप खुद से करोगे। वेट, मैंने कुछ पैसेज के वर्ड निकाल रखे हैं, वीडियो को रोक के आप इन 16 वर्ड्स को 2 बार पढ़ लो, मेहनत करो। 12 मैंने मॉक टेस्ट कराए, 12 पैसेज कराए, इसके बाद जितने भी पैसेज कराऊंगा मैं कोशिश करूंगा कि आप ज्यादा मेहनत करो। मैं आपके लिए उतना मेहनत कर दूंगा तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, लेकिन मेरे से ज्यादा आप मेहनत करोगे तो आपका एग्जाम निकलेगा। अब इन 16 पैसेज को 2 बार 3 बार पढ़ लो, ठीक है। चलो वीडियो को रोक के, मैं उतना देर रुकूंगा नहीं, अब वीडियो को रोक के एक बार पैसेज पढ़ो, ठीक है। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपने पैसेज पढ़ लिया, मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं, मैं ओवरऑल एक आइडिया देता हूं, मैं रेगुलर की तरह पैसेज का वर्ड बाय लाइन बाय लाइन हिंदी नहीं करूंगा। क्या कह रहा है देखो, कह रहा है द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी हैज बिकम इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड एज कंसर्न्स अबाउट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब आपने क्या पढ़ा, किसी चीज की क्षति होना, किसी चीज का खराब होना, कम होना। बोलोगे ठीक है, कहाँ ऐसा लिखा है, देखो डिग्रेडेशन का मतलब होता है अवनति होना, मतलब गिरावट होना, किसी चीज की खराबी की तरफ जाना, ठीक है। ये सभी चीजें हमने लिखी है। एंड क्लाइमेट चेंजेस ग्रो, ठीक है। अब देखो कह रहा है सस्टेनेबिलिटी रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ मीटिंग प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ऑन नीड्स। दिस इन्वॉल्व्स केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज सच एज वाटर, एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स टू प्रिवेंट देयर डिप्लेशन। डिप्लेशन का मतलब भी वही होता है, एंड इंश्योर दैट दे आर अवेलेबल फॉर द फ्यूचर यूज। ओके, अब इस पूरे फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर क्या लिखा है भाई, डिप्लेशन का मतलब मैंने जो बोला वही होता है, लाइक जो मैंने बोला ना कि डिग्रेडेशन का मतलब किसी चीज की कमी होना, खत्म होने के अर्थ में, डिप्लेशन भी वही होता है कि खत्म हो रहा है कोई चीज, ठीक है, घट रहा है। तो वही मैं फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर क्या पढ़ा आपने, ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा सस्टेनेबिलिटी का। सस्टेनेबिलिटी बोला तो किसी चीज को ज्यादा दिन तक कैसे टिका के रख सकते हैं, उस चीज पे बात किया गया है कि देखो जो भी चीजें रिसोर्सेज है एनवायरमेंट के अंदर, उस चीजों को अगर हम बार बार अगर मिसयूज करते हैं, सेंटेंस हिडन द मतलब कहते हैं ना कि इसके पीछे का छिपा हुआ अर्थ समझो, ठीक है, बिटवीन द लाइन्स, ठीक है। क्या कह रहा है कि मान लो जो चीजों को हम खाली यूज करेंगे एक बार और फेंक देंगे, वेस्ट निकालेंगे, तो क्या मिलेगा हमको, चीजें रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगी। अपने को जरूरत है सस्टेनेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए, चीजों को टिकाऊ करो, हम कंप्रोमाइज करो, समझौता करो, ठीक है। आने वाले जनरेशन के लिए उनकी भी कुछ नीड्स होती हैं, उनके लिए सब चीजों को यूज करके फेंक मत दो। कुछ चीजों को मैनेजमेंट करने की जरूरत है, लाइक हम क्या क्या जरूरत है भाई, वाटर को, एनर्जी को, रॉ मटेरियल्स को, ठीक है, इन सब चीजों को बर्बाद होने से बचाओ, ठीक है। और ये चीज सुनिश्चित करो कि क्या वो फ्यूचर में भी अवेलेबल हो पाएंगे कि नहीं, ठीक है। आगे आ जाओ, फिर क्या कह रहे हैं हमसे, द मेजर, ये येलो हो गया ना, ऐसा देखो, द मेजर एस्पेक्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी reducing waste and pollution. Many industries are adopting greener technology and practice such as renewable energy sources, waste recycling and eco-friendly productions methods. Governments and organizations are also playing a crucial role by implementing policies and promote environmental conservation. Conservation का मतलब होता है किसी चीज को संरक्षित करना, ठीक है, and efficiency and reduction of कार्बन फुटप्रिंट्स, ठीक है। जैसे कार्बन फुटप्रिंट का होता है, कार्बन जो पद्धति प्रणाली होती है उसको फॉलो करना, ठीक है। अब बोलोगे ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट का मतलब नहीं समझ में आया, फिर से बताओ। आपने जो साइंस में पढ़ा ना कार्बन जेटिंग, वो वाला नहीं, ये अलग चीज है, ठीक है। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब हो गया लाइक कार्बन एमिशन कितना हो रहा है, उसका मेजरमेंट वगैरह, ये सब चीज होगी, उस पर नजर रखो, निगरानी रखो कितना कार्बन एमिशन हो रहा है, ठीक है। सेकंड पैरा के अंदर क्या लिखा गया है भाई, वन मेजर एस्पेक्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी, यहां से स्टार्ट हो रहा है। देखो सस्टेनेबिलिटी की जो मेजर एस्पेक्ट है वो क्या क्या है, किस चीज में रिडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, वेस्ट एंड पॉल्यूशन को रिड्यूस करो, ठीक है, तभी आप सस्टेनेबिलिटी में कुछ रोल निभा पाओगे, चीजों को लंबे टाइम तक टिका के रखोगे। क्यों भाई, अगर एक बार कोई चीज को यूज करके फेंक रहे हो लेकिन उसका आप रीयूज कर सकते हैं, तो वो चीज एक गलत काम कर रहे हो आप। पॉल्यूशन पे कंट्रोल करो, जो वेस्ट मटेरियल है उनको रीयूज करो। बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी आजकल क्या कर रही है, ग्रीनर टेक्नोलॉजी को अपना रही है, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी को अप्लाई कर रही है, वेस्ट रिसाइकलिंग कर रही है, मतलब जो चीजें खराब है उनको फिर से रिसाइकल करो, लाइक जो पेपर रद्दी पेपर हो गया फेंक देते हो,
ठीक है, कूड़ा करकट में, उनको फिर से यूज करो, इको फ्रेंडली प्रोडक्शंस करो, ठीक है, कुछ ऐसी चीजों को बनाओ या फिर ऐसा तरीका से बनाओ जैसे कि इन्वायरमेंट भी क्षतिग्रस्त ना हो। गवर्नमेंट भी अपना रोल प्ले कर रही है, ऑर्गेनाइजेशंस भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं, कुछ नए नए पॉलिसीज को, नियम कानूनों को इम्प्लीमेंट करके, ठीक है, एनवायरमेंट को संरक्षण करने के लिए प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट, एनर्जी की क्षमता को और क्या कर रही है भाई, कार्बन जो है फुटप्रिंट्स को रिडक्शन करने के लिए तुम कितना कार्बन एमिशन कर रहे हो, इस चीज में कमी लाओ, ठीक है, कार्बन एमिशन को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है ना, बोलोगे हाँ कर रही है। आगे जो थर्ड पैरा के अंदर क्या है, सस्टेनेबिलिटी नॉट ओनली बेनिफिट्स द एनवायरमेंट बट आल्सो कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल वेलबींग बाय फोकसिंग ऑन लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिस, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस एंड बिजनेस कैन क्रिएट न्यू जॉब, इंप्रूव पब्लिक हेल्थ एंड फोस्टर अ मोर इक्विटेबल सोसाइटी। अब चीजें क्या कह रहा है भाई, देखो कह रहा है, देखो सस्टेनेबिलिटी से ना सिर्फ एनवायरमेंट का फायदा है बल्कि तुम्हारा और हमारा फायदा भी है, ठीक है, इससे चीजों को हम लॉन्ग टाइम तक यूज कर पाएंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है, रिस्पॉन्सिबल भी हम ही है। इससे ना सिर्फ एनवायरमेंट को फायदा मिलेगा बल्कि ह्यूमन के हेल्थ केयर पे भी फायदा होगा, जॉब्स क्रिएट होंगे, ठीक है, बहुत सारी चीजों का फायदा होगा, ठीक है भाई, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, लाइक अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगा उससे। आ जाओ पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अर्थव्यवस्था बहुत बढ़ा ली है पैसेज के अंदर ठीक है, पहला पैसेज क्या कह रहा है हमसे, पहला पैसेज कह रहा है ना कि व्हाट डज सस्टेनेबिलिटी प्राइमरी एम टू अचीव, हमारा सस्टेनेबिलिटी से ना प्राइमरी एम क्या है, तो भाई प्राइमरी एम क्या है, मीटिंग करंट नीड्स विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट। सही ने कह रहा है, जो हमारा अभी फिलहाल का नीड्स है उसको पूरा करो लेकिन तुम एनवायरमेंट को क्या करो, हार्म मत करो। सही है, तो पहला तो अपने को यही कहना कि सस्टेनेबिलिटी अगर करनी है पहले तुम एनवायरमेंट को हार्म करना छोड़ो, उसके बाद जो करना है करते रहना। फिर कह रहा है व्हाट इज द की एस्पेक्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी मेंशन्ड इन द पैसेज, पैसेज के अंदर ऐसा क्या मेंशन्ड है जो सस्टेनेबिलिटी को, मतलब सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या ऐसा कहा गया है, तो यही पूरा कह रहा है कि तुम बार बार चीजों को ना बर्बाद मत करो। वेस्ट और पोल्यूशन जो है ना, जो सेकंड वाले के अंदर ही कह रहा है द मेजर एस्पेक्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिड्यूसिंग वेस्ट एंड पोल्यूशन, सेकंड के अंदर कह रहा है, तो कह रहा है वेस्ट और पोल्यूशन जो है उस पर रिड्यूस करो ना, कम करो उसको, ठीक है। आगे बढ़ रहा है, हाउ डू बिजनेस बेनिफिट्स फ्रॉम एडॉप्टिंग सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस, अब बिजनेसेस कैसे बेनिफिट कर रहे हैं इस चीज को भाई, तो भाई ऑब्वियस सी चीज है ना कि वो नए जॉब्स को क्रिएट कर सकते हैं और पब्लिक के हेल्थ को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर कहा गया है, इस पैरा को पढ़ो आप, यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रैक्टिस रिलेटेड टू सस्टेनेबिलिटी, अब इसमें से कौन सा एक प्रैक्टिस है जिससे सस्टेनेबिलिटी को बरकरार किया जा सकता है, तो अगर क्या पढ़ोगे आप, तो ऑब्वियस चीज है ना, सस्टेनेबिलिटी करनी है तो पूरे पैराग्राफ के अंदर कहा गया है कि तुमको वेस्ट मटेरियल्स को क्या करो, रिसाइकल करो, ठीक है, जो भी रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करो, ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। कह रहा है व्हाट डू गवर्नमेंट प्ले इन द सस्टेनेबिलिटी, अब क्या कर रही है गवर्नमेंट, पॉलिसीज बना रही है और क्या कर रही है, और उसको प्रमोट कर रही है कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करो। गवर्नमेंट और क्या कर सकती है, थोड़ी घर घर आके झाड़ू लगवाएगी आपके साथ, कहेगी तुम्हारा घर का कचरा बटोरेगी, गवर्नमेंट पॉलिसीज ही बना सकती है ना और उसको इम्प्लीमेंट कराएगी। ठीक है भाई, कमेंट करके बताओ कितने क्वेश्चंस के आंसर आपने सही किए। एंड गाइस जाने से पहले फिर से एक बार बैचेस की तरफ नजर गड़ाओ एंड ए टू जेड स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करो, बैचेस को प्रिपरेशन करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, वीडियो लाइक शेयर कर देना।